हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि हम एक दो दिनों में एसएसजी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उस पर क्लासें कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज जो ये एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल है उस पर क्लासें प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और इसमें दोस्तों जो आज मैं सब्जेक्ट लेके आपके बीच में आ रहा हूँ वो मैं पॉलिटिकल साइंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में भी दोस्तों जो भारत की राज व्यवस्था है उस टॉपिक पे हम पहले बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो और सब्जेक्ट है, जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है पॉलिटिकल साइंस भारत की राज व्यवस्था, उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट है वो क्रमवार आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसको हम कोशिश करेंगे कि जब जैसे आज से जो क्लासें हैं मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हम बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि किसी कारणवश बीच में स्किप हो भी जाता है तो जब भी उसको शुरू किया जाएगा तो उसको उसी सीक्वेंस में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आज का जो भारत की जो राज व्यवस्था है उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, भारत का संवैधानिक विकास, दोस्तों ये जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, इसको आप दो सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। एक आप इसको पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर जो ये भारत की राज व्यवस्था है इसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो एसएसजी एकेडमी पे जो ये टॉपिक है इसको हम भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आपको कवर कराएंगे। उसके बाद जब हम भारत की जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ पे भी एक इस पे दृष्टि डालेंगे। उसके बाद जहाँ पे ये टॉपिक रहेगा उसके बाद जो आगे के टॉपिक रहेंगे फिर उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जब भारत की राज व्यवस्था है उसको पढ़ने जा रहे हैं तो ये भारत की राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले उससे पहले जो ब्रिटिश जो शासन था हमारे देश में उस समय यहाँ पे कौन कौन से कानून बने, किस किस कानून के तहत यहाँ पे शासन किया गया, इन सभी चीज़ों को का जो हमारा जो संविधान है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, कई सारी चीज़ें यहाँ से एडप्ट की गई है जो हमारा संविधान जब बना था उसमें। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जो ये भारत का संवैधानिक विकास है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो चाहे कंपनी के माध्यम से हो या फिर सीधे जब ब्रिटिश संसद के द्वारा जब 1858 में सीधे जो शासन कंपनी से अपने अधिकार में ले लिया था, उसके बाद का जितने भी कानून बने या उससे पहले जितने भी कानून बने उसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो आगे के टॉपिक रहेंगे उसको आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक दृष्टि डालता हूँ मैं जो जब ये भारत में एंट्री किए थे अंग्रेज, तो उस समय उनका जो मकसद था वो क्या था। शुरू में जब ये कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी। उन्होंने एक आज्ञा पत्र के द्वारा जो ये कंपनी थी इनको पूर्वी जगत में व्यापार करने का 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोस्तों ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भी जो गठन हुआ था 1599 में, इसका गठन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और ये जो गठन किया था वहाँ पे एक जो व्यापारिक ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनकी एक बैठक हुई थी 1599 में, और 1599 में ही इन्होंने जो ये कंपनी था इसका नाम रखा था गवर्नर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग
इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, यानी कि जब ये जो कंपनी थी, जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इनको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ जब व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया, तो उस समय इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था कि हम भारत में जाकर शासन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये भारत में आए, जो भारत में उस समय जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा इनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया। और धीरे धीरे जब इनको लगा कि हाँ, क्योंकि जब तक जो मुगल सम्राट थे वो शक्तिशाली थे, तब तक ये लोग सिर्फ व्यापार पे ही फोकस बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी विदेशी कंपनियां थी, जैसे डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगीज हो गए, तो इनके साथ यहाँ पे व्यापार के एकाधिकार को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ। और उसी प्रकार से जो भारत के जो रजवाड़े थे, भारत के जो राजा थे, मुगल सम्राट थे, उनके साथ भी इनका संघर्ष जारी हुआ। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये जो कंपनी है, इसका 1757 में इसने भारत के साथ जो प्लासी का युद्ध लड़ा था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा। और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। और दोस्तों ये जो बक्सर का युद्ध है, यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हैं और मजबूत होती गई। और फिर 1765 में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, और ये इलाहाबाद की संधि के द्वारा इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में उभर कर सामने आई। तो दोस्तों जब ये क्षेत्रीय इकाई के रूप में उभर कर सामने आई, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो युद्ध हुए इनके, ठीक है, युद्धों में भी काफी धन व्यय हुआ। उसी प्रकार से ये जो कर्मचारी थे कंपनी के, बाद में ये क्या करने लग गए, जो यहाँ पे जो धन एकत्र करते थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए धन एकत्रित करने लगे। ठीक है, और ये जो धन जब निजी स्वार्थ के लिए एकत्र करके ये धन जब अपने देश ले जाते थे ब्रिटेन, तो उस धन का उपयोग ये लोग वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक दुष्प्रचार में उस धन का उपयोग करते थे। ठीक है, इस कारण से इंग्लैंड में इनको एक दृष्टि से देखा जाता था। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में काफी धन व्यय होने के कारण और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी धीरे धीरे भ्रष्ट होते गए, जिसके कारण कंपनी की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे डामाडोल होती गई। और ये 1772 तक आते आते कंपनी की जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब हो गई, यानी कि ये दिवालियापन पर दिवालिया होने की कंडीशन में आ गई 1772 तक। तो जब ये दिवालिया होने के कगार पर आई, तो इन्होंने ब्रिटिश संसद से गुहार लगाई मदद की कि हमें इस प्रकार से आर्थिक सहायता की मदद है अगर ये कंपनी भारत में चलानी है। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में 1772 में ब्रिटेन की संसद में दो समितियों का गठन किया गया। एक थी परवर समिति और एक थी गुप्त समिति। परवर समिति और गुप्त समिति। तो दोस्तों ये जो गुप्त समिति है, इसने अपना जो प्रतिवेदन दिया था 3 मई 1773 को इसने अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद में कंपनी के जो कंपनी की क्या कंडीशन है, इन सब चीजों की जांच करने के उपरांत इसने 3 मई 1773 को अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत किया। और इस प्रतिवेदन के पश्चात 18 मई 1773 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे,
उन्होंने एक प्रसिद्ध विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित किया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों यहाँ तक की चीजें अगर आप समझ गए कि किस किस तरह से जो कंपनी है उसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो सिर्फ पूर्वी जगत में व्यापार करना था, ठीक है। धीरे धीरे जब उनको लगा कि यहाँ के जो राजा लोग हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या किया, भारत में राज करने का भी इनको कहीं ना कहीं दृष्टिकोण इसमें लगा। तो दोस्तों ये भारत का जो संवैधानिक इतिहास है इसमें कुछ बिंदु मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, फिर उन्हीं टॉपिक पे हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम लेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। फिर ये 1786 का एक्ट आ जाएगा। फिर 1793 का एक्ट आ जाएगा और 1793 के एक्ट के बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट और फिर 1833 के बाद फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट। तो दोस्तों एक क्रम में हम ये आपको बताएंगे क्योंकि ये 1773 से और 1753 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है। हालांकि किसी ना किसी तरह से वो ब्रिटिश संसद के द्वारा कंट्रोल किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंट्रोल किया गया था, लेकिन इस दौरान कंपनी का शासन भारत में रहा। फिर दोस्तों 1758 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1858 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ये कंपनी है, कंपनी का जो भारत में प्रभुत्व उसको पूर्ण रूप से समाप्त करके जो भारत का जो शासन है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया, ठीक है। यानी कि ये जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पे जो कंपनी का शासन है उसको नियंत्रित करना था, ठीक है, यानी कि कंट्रोल करना था। तो इसमें कुछ बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें ब्रिटेन में दो संस्थाओं का गठन किया गया, ठीक है। तो एक संस्था का नाम आ जाएगा निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, इसको आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा था इसी में निवेशकों का समूह। निवेशकों का समूह यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो दोस्तों ये जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल में 24 निदेशक थे और इनकी जो नियुक्ति की गई थी शुरू में 1 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती थी ये किसके द्वारा की जाती थी, जो ये निवेशक
कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो सदस्य थे, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। और इसके लिए भी दोस्तों एक शर्त थी इनके लिए, जो ये निवेशक जो थे, जो इसमें वोट करते थे डायरेक्टर को नियुक्त करने के लिए, इनकी एक शर्त थी कि इनको चुनाव से कम से कम 1 वर्ष पहले 1000 पौंड का शेयर धारक होना जरूरी था। अगर ये 1000 पाउंड के शेयर धारक नहीं है तो ये निदेशकों का जो चुनाव था उसमें वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निदेशक मंडल है, इसी में से एक अध्यक्ष का चुनाव होता था और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। दोस्तों ये जो निदेशक मंडल का जो अध्यक्ष था, ये कंपनी का कार्यकारी अधिकारी होता था। और शुरू में तो इनका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष था, बाद में इनका जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष कर दिया गया। और जब कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तो इनकी इसमें भी एक उपबंध जोड़ा गया कि इसके जो सदस्य है, जो 24 सदस्य है, 24 सदस्य का चतुर्थांश यानी कि जो चौथा हिस्सा है वो अपनी अवधि पूरी करके अवकाश ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये निदेशक मंडल है और ये निवेशकों का समूह है, ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को देखभाल के लिए ये निदेशक मंडल का गठन किया गया। और दोस्तों ये जो निदेशक मंडल है, नंबर 2 आप इसमें करेंगे, निदेशक मंडल है, इसके जो भारत में जो वो चाहे नागरिक से संबंधित कोई मामले हो, नागरिक, सैनिक या राजस्व, इन सभी मामलों की जानकारी इसको कहाँ देनी होती थी? ब्रिटिश संसद को देनी होती थी, ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। इस प्रकार से जो भारत में जो कंपनी है उस पर ब्रिटिश संसद का एक प्रकार से क्या हो गया, पूर्ण रूप से नियंत्रण की व्यवस्था इसमें की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो दोस्तों एक बिंदु आप इसको नोट कर लें, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। दूसरे में अब आ जाइए, इसमें जब पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, इसमें एक बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास थी और एक बम्बई की प्रेसिडेंसी थी। तो दोस्तों ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, भारत में कोई भी ऐसा प्राधिकारी नहीं था जो इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कंट्रोल करें या इन तीनों प्रेसिडेंसियों के मध्य में समन्वय स्थापित करें। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी ये तीनों स्वतंत्र थी और तीनों ही जो निदेशक मंडल था ब्रिटेन में, निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके अधीन थे। लेकिन ये निदेशक मंडल कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में। भारत में कोई ऐसा संस्था या ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं था जो इन तीनों को कंट्रोल करे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसके द्वारा जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये जो 2 प्रेसिडेंसियां हैं मद्रास और बम्बई, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको सुप्रीम पावर इसमें दी गई। तो इसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसी के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर है, इसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है, क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। और दोस्तों इसकी सहायता के लिए, ये जो बंगाल का जो ये गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य इस परिषद का गठन किया गया। और ये जो 4 सदस्य थे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इनका भी नाम आ जाता है, तो ये 4 सदस्य क्लेवरिंग, मानसन,
वारवेल और फिलिप फ्रांसिस, ये 4 सदस्य जो पहली परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसके 4 सदस्य थे। इसमें भी दोस्तों ये जो फिलिप फ्रांसिस था, जो उस समय जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्योंकि ये जो वारेन हेस्टिंग था, तो जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो ये बंगाल का गवर्नर था, और जैसे ही इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसके अधीन कर दिया, तो ये जो गवर्नर जनरल था, इस वारेन हेस्टिंग गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल स्वतः ही हो गया। तो ये जो फिलिप फ्रांसिस था, इसका घोर विरोधी था। ठीक है, वारवेल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो भारत में था और जिसकी नियुक्ति भारत में हुई थी। और ये 3 लोग कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से। और वारवेल इसका समर्थक भी था, वारेन हेस्टिंग्स का। और दोस्तों ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें, जो ये भारत का संवैधानिक विकास है, ये यहीं से शुरू होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्यों? क्योंकि इसमें जो निर्णय लिए जाते थे, जो ये परिषद है, इसके जो निर्णय लिए जाते थे, ये 4 सदस्यीय ये जो परिषद है, इसके जो निर्णय लिए जाते थे ये बहुमत से लिए जाते थे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसी विषय पे इन्होंने निर्णय लेना है, तो दो लोग ये एक तरफ हो गए, 2 लोग एक तरफ हो गए। तो इसमें जो वारेन हेस्टिंग्स थे या जो गवर्नर जनरल है थे उस समय, उनको अपना निर्णायक मत देने का अधिकार था। तो मान लीजिए जो गवर्नर जनरल है वो यहाँ पे इनके साथ हो जाता है, तो जो निर्णय इन लोगों ने लिया है उसको बहुमत के आधार पर उसको पारित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा संवैधानिक विकास है वो एक प्रकार से, क्योंकि अब इस समय भी आप देख लीजिए, आप हम चाहे संसद की बात करें या फिर जो हमारा संसद है इस समय, आप चाहे किसी भी सदन की बात करें, जब किसी भी सदन से कोई विधेयक जब बहुमत से पारित हो जाता है, ठीक है, उसी के बाद वो कानून का रूप लेता है। ठीक है, तो इस समय जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उस समय भी इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती थी। ठीक है, तो इसी को हम जो है ना एक भारत का जो संवैधानिक विकास यहीं से शुरू मानते हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट आप इसमें ये जोड़ लें। उसके बाद दोस्तों एक बिंदु इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की इसमें बात की गई कि भाई इसमें एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इसका जो कार्य क्षेत्र था दोस्तों, ये कलकत्ता था। इस समय कलकत्ता जो नगर क्षेत्र था, यहाँ के नागरिक ही इसमें जो मामले की सुनवाई होती थी, यहाँ के नागरिकों की इसमें होती थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर से कोई मामला है, कोई कलकत्ता नगर क्षेत्र के बाहर का कोई मामला है, वो उसी कंडीशन में सुना जाता था यदि दोनों पक्ष उसमें सहमत हो तो। ठीक है, तो दोस्तों ये इसी परिप्रेक्ष्य में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें सर एलिजा इम्पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, और इनकी सहायता के लिए 3 जो अन्य सदस्य थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 अन्य सदस्य इसमें थे। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें भी जो अभी मैंने बताया कि जो कलकत्ता का जो नगर क्षेत्र था, इन्हीं मुकदमों की उसमें सुनवाई होती थी। और दोस्तों इसके साथ ही जो ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अगर ये कोई नियम बनाती थी या कोई अध्यादेश जारी करती थी या कोई विनियम बनाती थी, तो इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट से इनको
अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, और एक बिंदु इसमें दोस्तों आप और जोड़ दीजिए, इसमें जो व्यापार करने पर रोक लगा दी गई, व्यापारिक रोक। तो जो दोस्तों ये जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनको इनके निजी व्यापार पर बिल्कुल रोक लगा दी। आप भारत से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेंगे। तो इन सब चीज़ों पे जो कर्मचारी थे कंपनी के, उन पे रोक लगा दी। हालांकि जो इनका जो वेतन था वो बढ़ा दिया गया था, ताकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त न रहें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है। और ये यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। तो आप इसके जो ये सभी बिंदु मैंने आपको बताया, आप इसके सभी बिंदु अच्छे से अध्ययन कर लें। और फिर दोस्तों उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ कि जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके कुछ प्रावधान ऐसे थे जो आगे चलकर अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुए। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी दोस्तों ब्रिटेन में ब्रिटेन की जो संसद है, वहाँ पे 2 समितियों का गठन किया गया। एक थी प्रौढ़ समिति और दूसरी थी गुप्त समिति। तो इसमें एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में जो प्रवर समिति को इसकी जांच सौंपी गई। ठीक है, कि भाई क्या अव्यवस्था है। ठीक है, किस प्रकार के जो दोष है इस अधिनियम में थे, उसको किस प्रकार से दूर किया जाना है। और इसमें भी दोस्तों जो सबसे बड़ा दोष ये था कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट था ये, सुप्रीम कोर्ट और ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसमें आपस में क्या हो गया था, टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसकी जांच करने के लिए एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में ये प्रवर समिति का जो गठन किया गया था, इसने 1781 में ही अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, और बाद में संशोधनात्मक अधिनियम ये 1781 पारित किया गया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी आप कह सकते हैं, या संशोधात्मक अधिनियम भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या प्रावधान किए गए, इसके द्वारा सर्वप्रथम जो कलकत्ता की सरकार थी, वारेन हेस्टिंग या क्या नाम, जो गवर्नर जनरल थे कलकत्ता के, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया इस अधिनियम, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्योंकि जो कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी, उसमें तो विधि बनाने का अधिकार ये कलकत्ता की जो सरकार थी उसको पहले ही मिल चुका था। ठीक है, इस प्रकार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का जैसे ही इनको अधिकार मिला, तो इस प्रकार से इन्हें दोनों ही रेगुलेटिंग एक्ट में भी इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए थे, और ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसमें भी बंगाल और बिहार, उड़ीसा में इनको विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों इसमें जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, अगर वो कोई नियम बनाती थी तो उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना बहुत जरूरी था। तो इसमें क्या कर दिया गया, इसमें दोस्तों जो कंपनी के कर्मचारी थे, एक तो उनके जो वहाँ पे शासकीय कार्यों, जो कंपनी के कर्मचारी शासकीय कार्य करते थे, ठीक है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से मुक्त रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य क्षेत्र से उनको मुक्त रखा गया। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी गवर्नर जनरल की परिषद को,
नियम बनाने के लिए, वहां से भी उसको छूट मिल गई। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद जब भी कोई निर्णय नियम बनाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। ये इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में प्रावधान किया गया था। और दोस्तों एक प्रावधान इसमें और जोड़ा गया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश आदेश पारित करें, ठीक है, या किसी विधि का संपादन करें, तो उस समय जो भारत के जो धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज है, ठीक है, और परंपराएं हैं भारत की, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, ठीक है। पहले बंगाल और बिहार, उड़ीसा में जो ये दीवानी क्षेत्र थे वहां पे विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी के जो पदाधिकारी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा कृत्य ये लोग करते थे जिसकी यहाँ पे जांच बिठाने जाती थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था, ठीक है। ये इसमें प्रावधान कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको किसी भी नियम बनाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। तो दोस्तों ये जो पिट्स का इंडिया एक्ट है 1784, इसके पहले ब्रिटिश संसद में कई अधिनियम प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें एक था इंडाज अधिनियम, इंडाज अधिनियम, और दूसरा था फॉक्स का इंडिया बिल, फॉक्स का इंडिया बिल। ये 1784 के पहले की बातें हैं, ठीक है। 1784 के पहले, यानी कि जो पिट्स का इंडिया एक्ट है उसके पहले की बातें हैं। तो दोस्तों ये जो पिट्स का ये फॉक्स का जो इंडिया बिल था, इसके द्वारा जो कंपनी के सैनिक या जो राजनीतिक जो शक्ति थी इसकी, राजनीतिक शक्ति, इसकी जो राजनीतिक शक्ति थी, सैनिक और राजनीतिक शक्ति थी, ये 7 सदस्यों के एक आयुक्त के बोर्ड को दी जानी थी। कंपनी के जो सैनिक और ये जो राजनीतिक शक्ति, सैनिक और राजनीतिक जो शक्तियां थी वो किसको दी जानी थी? 7 सदस्यों के एक आयुक्त के बोर्ड को। और ये जो राजस्व या व्यापारिक जो कार्य थे, व्यापारिक कार्य थे इसके, ये किसको दिए जाने थे? व्यापारिक कार्य दिए जाने थे इनके द्वारा नियुक्त, जो ये 7 सदस्यों का जो एक 7 सदस्यों के आयुक्त का जो एक बोर्ड था, इनके द्वारा नियुक्त 9 उपनिदेशकों को। तो दोस्तों ये जो फॉक्स का इंडिया बिल था, ये क्योंकि जैसे हमारे यहाँ इस समय संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, इसके भी 2 सदन थे, एक था हाउस ऑफ कॉमन्स और एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये जो फॉक्स का जो इंडिया बिल था, ये हाउस ऑफ कॉमन्स से तो हाउस ऑफ कॉमन्स यहां से तो ये पारित हो गया था, लेकिन ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहां से ये पारित नहीं हो सका, यहाँ यानी कि इसको यहाँ पे बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ कि जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और सरकार, इसमें समर्थन किसका था? ये जो फॉक्स का इंडिया, ये फॉक्स, और इनकी जो मिलीजुली सरकार थी ये गिर गई। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पहला और अंतिम मामला है जब किसी भारतीय मामले की वजह से ब्रिटिश सरकार गिर गई हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फॉक्स का जो इंडिया बिल है ये पारित नहीं हो सका।
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों पारित हुआ ये 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इसमें 6 सदस्यों का एक बोर्ड गठित किया गया, 6 सदस्यों का एक बोर्ड गठित किया गया। ठीक है, 6 कमिश्नर थे ये सभी, 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया और इस बोर्ड को क्या नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक सदस्य राज्य सचिव, एक सदस्य राज्य सचिव, और जो 4 बाकी सदस्य थे वो इसके द्वारा नियुक्त ब्रिटिश स्थित प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके द्वारा कंपनी के नागरिक, सैनिक और जो व्यापारिक कार्य थे उनको कंट्रोल करने का काम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप यहाँ पे ये याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों, इसमें जो गवर्नर जनरल है उसका जो शक्ति है उसमें थोड़ी वृद्धि की गई। इसमें जो परिषद है उसकी, इसके सदस्यों की संख्या 4 से घटा के कितनी कर दी गई, 3। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ कि जब परिषद के जो सदस्य हैं 3 रहेंगे, तो मान लीजिए कोई निर्णय इन्होंने लेना है, कोई नियम इन्होंने बनाना है, तो इसमें क्या था कि जो ये मान लीजिए 2 सदस्य एक तरफ हो गए और एक तरफ हो गया, अब कौन बचा, गवर्नर जनरल, और उसको अपने निर्णायक मत देने का अधिकार था। मान लीजिए उसने यहाँ पे अपना जो जिस पक्ष में ये आदमी है, ये एक सदस्य है, उस पक्ष में उसने वोट दिया और ये इस सदस्य और गवर्नर जनरल को मिला के कितने हो गए, ये भी 2। तो जिस भी तरफ गवर्नर जनरल जाएगा उसी के तरफ का जो निर्णय है वो मान्य माना जाएगा और वही नियम पारित समझा जाएगा। इस प्रकार से जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उनके सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसका जो एक मेन पॉइंट है, ये इंग्लैंड में जो है ना एक कोर्ट की स्थापना की गई। इसके लिए जो ये कंपनी के जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ वहां पे अपील के लिए या कोई ये इस प्रकार का कृत्य करते हैं, ठीक है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, तो इसके लिए यहाँ पे इंग्लैंड में एक कोर्ट का गठन किया गया। जैसा कि अभी इसमें से एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मैंने बताया था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको उसके कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया। ठीक है, यानी कि उनके शासकीय कार्यों के दौरान उनके द्वारा जो भी उनसे गलती हुई होगी या उनके द्वारा जो भी गलत कृत्य किए गए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसीलिए यहाँ पे ये जो कोर्ट इंग्लैंड में उनके खिलाफ अपील के लिए कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों इसमें। इसके बाद ये 1786 का जो एक्ट है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इसमें जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। प्रधान सेनापति की शक्तियां किसको दी गई, गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो ये दोस्तों जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। और दूसरा, जैसे अभी बताया था कि जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत से लिए जाते थे और स्वपरिषद, गवर्नर की जो परिषद है उनके द्वारा लिए जाते थे। इसमें अब क्या कर दिया कि जो गवर्नर जनरल था वो विशेष परिस्थिति में जो परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे
उनको रद्द कर सकता था और स्वयं के निर्णय लागू कर सकता था। ये चीजें इसमें हैं। तो दोस्तों ये जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां गवर्नर जनरल को दी जानी है, इसका मुख्य उद्देश्य था उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो गवर्नर जनरल बनाए जाने थे भारत के, उनको मनाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ प्रधान सेनापति की जो कार्य या जो शक्तियां हैं वो भी अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद दोस्तों ये 1793 का एक्ट हो गया। 1793 का जो एक्ट है, इसमें दोस्तों कुछ खास नहीं है। इसमें जो मेन बात है, इसमें जो कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। पहले 1773 से यहाँ तक भी 20 वर्ष लग गए, 20 वर्ष यहाँ से यहाँ तक लगे, और उसके बाद 20 वर्षों के लिए यहाँ से इसको फिर बढ़ा दिया गया। ठीक है। और इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, इसमें जो कंपनी के जो पदाधिकारी या जो कर्मचारी थे भारत में, उनका जो वेतन है वो अब भारत कोष से दिया जाने लगा, भारत कोष से दिया जाने लगा। और इससे पहले ये जो वेतन दिया जाता था, ये कहाँ से दिया जाता था? ब्रिटिश कोष से। ब्रिटिश कोष से ये वेतन पहले दिया जाता था। ठीक है। इसका दोस्तों ये हवाला दिया गया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी है, इनको जो वेतन है वो समय पे नहीं मिल पाता है ब्रिटिश कोष से। ठीक है। और अगर भारत कोष से अगर वेतन इनका भुगतान किया जाएगा तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और जो कंपनी के जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों ये 1773 से 1793 तक के जो एक्ट है, ठीक है, ये आपको बता दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती है। और दोस्तों यहाँ से जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, मैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत पड़ी होती है ऑनलाइनर क्वेश्चन की, तो उस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं जो आपको बताऊंगा उस हिसाब से बताऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उसमें आपको काम करें। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी ये जो चीज़ें इसमें छूट गई है, इसको मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। और उसके बाद 1758 के बाद जो भी भारत शासन ये 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम जितने भी पारित हुए, उसको भी मैं इसी जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारी SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए धन्यवाद।